नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुचिता गढ़ेवाल और आपका स्वागत करती हूं कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आपने कई बार ये सारे शब्द सुने होंगे। जब आप परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे उस समय आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। तो हमें हमारी मेहनत और साथ ही साथ में कड़ी लगन से ये प्रूफ करना है कि भाई यदि हमसे नहीं हो पाया ना तो किसी से नहीं हो पाएगा। अर्थात ये जो एग्जाम है ये हमसे ही निकलेगा। ये चीज हमें सामने वाले को प्रूफ करके दिखानी है और किसी की भी बात से बुरा नहीं मानना और हार नहीं माननी, कभी रुकना नहीं है। तो चलिए अब हम हमारे सब्जेक्ट की तरफ में आगे चलते हैं। इससे पहले हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को खत्म कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में इतिहास के संदर्भ में चीजें। देखिए, इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास का सामान्य अर्थ क्या होता है। हिस्ट्री को हमें बोरिंग बना के बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसे इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज जो हमारी हिस्ट्री है वो कहलाती क्या है, अर्थात हिस्ट्री की परिभाषा को क्या कहते हैं। पुराने समय में बीती हुई जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। इतिहास का मतलब सीधा सीधा ये है कि बीते हुए समय की घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। तो बीते समय की घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। अब इतिहास से संबंधित है हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास। तो देखिए, ये हम भारत की हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे बल्कि हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हमारा ज्यादा फोकस जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों में रहेगा। सबसे पहले चलते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और यह आधार क्या है इतिहास को बांटने का। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो जाता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। देखिए, ये जो तीनों भाग हैं ये मुख्यतः बांटे गए हैं लिपि के आधार पर और साथ ही साथ में समय अंतराल के आधार पर। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसमें ना कोई लिपि ना ही उसे पढ़ा गया, अर्थात मानव बिल्कुल आदि मानवों की तरह रहता था। आदि मानव का अर्थ क्या है? देखिए, आदि मानव का अर्थ होता है वनों पर निवास करने वाले लोग या फिर जंगलों पर निवास करने वाले लोगों को आदि मानव कहा जाता था। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करते हैं आदि मानवों की। तो देखिए, सबसे पहले ना आपको एक स्टोरी लेके चलनी है। स्टोरी क्या होगी, पहले हम देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को हम 4 भागों में बांटते हैं और किसी किसी किताब में इसे आपको 3 भागों में बांटा दिखाई दे सकता है। आद्य ऐतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। देखिए, सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल की जब हम बात करते हैं तो इसे बांटा जाता है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और इसके साथ में ताम्र पाषाण काल में। कई किताबों में ताम्र पाषाण काल को नहीं दिया होता है, हम इसको साथ में लेके चलेंगे। परंतु बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसे बांटा गया है 2 भागों में। पहला हो जाता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा हो जाता है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल वह क्षेत्र है जहां पर ऋग्वेद जैसे वेदों का उदय हुआ था, वेदों की रचना की गई थी। और उत्तर वैदिक काल वह क्षेत्र है कि इसके बाद आगे कैसे प्रजापति और गौतमी कैसी सारी चीजें सामने आती हैं, कैसे वर्ण व्यवस्था का जन्म होता है, ये सब हमें देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक काल हमारा पहला टॉपिक होगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या संबंध रखता है, कितने भागों में बटा है? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। देखिए, सबसे पहले क्या कनेक्ट करना है, पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थरों से, और जहां बात हो रही है पत्थरों की, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि पत्थर का मतलब ही पाषाण होता है। और पत्थर जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर सारे काम जो है वो पत्थरों के थ्रू किए जाते थे, इस कारण से इस पूरे काल को पाषाण काल कहा गया। सबसे पहले देख रहे हैं पुरा पाषाण काल की बात। तो पुरा पाषाण काल में क्या हुआ है हमें वो समझना है। देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा इमेजिनेशन करते हैं जिसके थ्रू हम उस चीज को समझ पाए। ये पुरा पाषाण काल के समय का जो मानव था यह आदि मानव था। पेड़ों पे निवास करता था। साथ ही साथ में ये क्या किया, देखिए ये पेड़ों पे निवास करता था, पेड़ों पे निवास करते करते इसको लगने लगी भूख।
अब भूख लगने लगी तो इसने पत्तियों को खाना चालू किया। अब पत्ती खाने के बाद इसको समझ में आया भूख लग रही है, इतना तो दिमाग धीरे धीरे विकसित होता ही है, अब पत्ती खाने से तो पेट नहीं भर सकता, तो वो पेड़ों से नीचे उतर कर आया। लेकिन जंगली जानवरों का डर भी बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी उसने नीचे उतर के आना सीखा। इसके बाद उसने 2 पैरों पे चलना सीखा, और जब यह 2 पैरों पे चलना सीख गया तो इस समय की बात है, तब आदि मानवों ने औजारों का निर्माण किया। क्योंकि यहाँ पर केवल पाषाण ही थे, हमारे पास पत्थर ही थे उपयोग के लिए, इस कारण से आदि मानवों ने पाषाण का उपयोग किया औजारों के निर्माण के लिए। तो किस पत्थर का उपयोग किया? तो बलुआ पत्थरों का उपयोग आदि मानव ने किया औजारों के निर्माण के लिए। अब जब बलुआ पत्थर का उपयोग हो गया, औजार बन गए। अब इन औजारों को उसने क्या किया? नुकीला बनाया, लेकिन औजारों को उसका दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ था, तो उसने ये समझा कि यदि इतना बड़ा जानवर, मान लीजिए मुझे 80 किलो का जानवर मारना है, तो मुझे औजार भी कम से कम 3 किलो का, मतलब बड़ा सा औजार बनाना पड़ेगा। तो इतना दिमाग विकसित नहीं था, इस वजह से उसने औजारों को बड़े आकार में बनाया और नुकीला भी बनाया। लेकिन इसके बाद में आगे चलकर जब मानव मध्य पाषाण काल में पहुंचा तो उसे समझ में आया ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं। तो मानव को समझ में आया कि भाई औजारों को बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, औजारों को हमें छोटा करना पड़ेगा। और औजारों को छोटा किया मानव ने, और पेड़ों पे रह पाना अब संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आप देख रहे हैं, आपको पता है ऋतुएं 3 प्रकार की बदलती हैं, बरसात का भी एक समय आता है, तो पेड़ों के ऊपर पूरी बरसात निभाना ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस समय मानव ने क्या किया? कोई ऐसी जगह ढूंढने का प्रयास किया जहां पर वो एक तरीके से, विशेष तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो उसे समझ में आया कि क्यों ना मैं पत्थरों को जोड़ जोड़कर एक गुफा का निर्माण करूं, एक ऐसा स्थान बनाऊं पत्थरों को। यहाँ पे मान लीजिए एक पत्थर रख दिया, एक यहाँ रख दिया, फिर एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इस प्रकार से एक गुफा का निर्माण करूं जिसके अंदर में मैं यहाँ पे सिक्योर रह सकूं। तो इस प्रकार से मानव ने गुफा निवास प्रारंभ किया मध्य पाषाण काल में आकर। अब गुफा निवास तो प्रारंभ कर लिया। अब मानव अकेला तो नहीं रहता था कि एक ही इंसान रहता हो, उनका परिवार भी रहता था, और उनके परिवार की सुरक्षा के कारण, और रात में जब मानव सो जाता है तो उस समय उसकी सुरक्षा के कारण उसे एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत थी। अब सिक्योरिटी गार्ड कैसे मिलेगा? तो मानव को समझ में आया कि क्यों ना ऐसा कोई पशु पाल लिया जाए जो मेरा ईमानदार रहे मुझसे हमेशा, जो मेरी रक्षा भी कर सके। तो ऐसा एक पशु पालने के लिए मानव ने दिमाग में सोचा कि कौन सा पशु पाला जाए। तो देखिए वहां पे तो बहुत सारे जानवर थे, जो कि आदमखोर भी थे, जो कि सर्वहारी प्रकार के भी थे, कुछ ऐसे थे जो केवल घास फूस खाते थे। तो मानव ने देखा कुत्ता। अब कुत्ता जो है ना, वो एक ऐसा जीव है जो कि पहली बात सर्वहारी प्रकार का है, दूसरी बात बहुत ज्यादा ईमानदार रहता है अपने मालिक से। और कुत्ते के ईमानदार रहने के कारण, क्योंकि वो अपने मालिक से बहुत ज्यादा ईमानदार रहता है, आपने कभी देखा होगा अगर आपने किसी कुत्ते को एक रोटी डाली हो या एक बिस्किट भी डाल दी हो, तो जब आपने उसको दिया तो उसके 2 मिनट 3 मिनट बाद वो आपके पास ही घूमता रहेगा। इसके अलावा वो अगले दिन फिर आपके पास आएगा कि शायद आप उसको और कुछ खाने के लिए दे दें। तो मानव क्या करता था, जो भी अपना भोजन करता था तो उसके बाद जो भी बचा कुचा, जैसे कि उसने अगर मान लीजिए मांस खाया तो मांस का बचा कुचा हिस्सा, कोई फ्रूट या फिर कुछ भी चीजें अगर खाई तो उसका बचा कुचा हिस्सा किसको? कुत्ते को डाल देता था। तो इस हिसाब से मानव के आसपास में कुत्ते रहने लगे और वो बाहर रहकर उसकी गुफा का रक्षण करने लगे। तो मानव के द्वारा पहला पाला गया जो पशु था वो था कुत्ता। तो ये भी मध्य पाषाण काल में ही पाला गया। देखिए मध्य पाषाण काल में पहले तो उसने गुफा निवास प्रारंभ किया, उसके बाद उसने कुत्तों को पालना प्रारंभ किया, मतलब पशुपालन प्रारंभ किया। अब मानव की जो सभ्यता थी, उसके जो लोग थे वो बढ़ने लगे, धीरे धीरे उनका ग्रुप बढ़ने लगा। अब उनका ग्रुप जब धीरे धीरे बढ़ने लगा तो उन्होंने देखा कि भाई इतने से शिकार में तो इतने सारे लोगों का भोजन संभव नहीं है। ठीक, देखिए ये मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया। ये आपको कुत्ता दिखाई दे रहा है, ये मानव के साथ कुत्ता जा रहा है, और यहाँ पे पीछे जो है ये मांस वगैरह, ये देखिए ये कुत्ता घूम रहा है, यहाँ पे लोग अपने औजार वगैरह का निर्माण कर रहे हैं और ये शिकार करने जा रहे हैं आगे चलकर। इसके आगे हम देखते हैं कि मानव जो है अब इनकी सभ्यता जो है वो बढ़ने लगी धीरे धीरे। यहाँ पे बहुत सारे लोग बढ़ने लगे। ये इनकी गुफा निवास था। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बहुत सारे इनका जो
पूरा ग्रुप है ये बढ़ने लगा, और इतने सारे ग्रुप का पूरा पोषण केवल शिकार के माध्यम से हो जाए ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो फिर कैसा किया जाए? तो मानव को एक सेकंड सब्स्टिट्यूट चाहिए था किसी भी प्रकार से भोजन का। तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ और ट्राई किया जाए। तब मानव के अंदर स्थायी निवास की प्रवृत्ति आई। अब कृषि का निर्माण कैसे हुआ, हमको इमेजिन क्या करना है। देखिए, कृषि का मूल निर्माण जो है या मूल जो विकास है वो कैसे हुआ होगा। हो सकता है मानव ने किसी बीज को किसी धरती के अंदर जाते देखा, फिर छोटा सा पौधा निकलते देखा, तो उसको समझ में आया कि शायद इस बीज को डालने से पौधा निकल जाएगा और उसके बाद हमको फ्रूट या फिर फल की प्राप्ति होगी। तो इस हिसाब से जो सबसे पहले फसल बोई गई थी वो थी जौ और गेहूं की फसल। तो इस प्रकार से मानव ने कृषि का विकास किया। किस चीज के लिए? अपने संपूर्ण परिवार के पालन पोषण के लिए। अब ये हो गई हिस्ट्री की बात इन तीनों संबंधों में। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। देखिए, अब जैसे कि हमने मध्य प्रदेश में देखा था, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल का वह समय है ये जब मानव जो है वो आदिम प्रकार का है, शिकार के लिए बाहर जाता है। क्योंकि शिकार के लिए जब मानव बाहर जाएगा ना तो शिकार करेगा, उसके बाद भोजन खाएगा, और जब भोजन को खाएगा तो उसके बाद उसको क्या लगेगी? पानी प्यास लगेगी। और प्यास लगने की वजह से, क्योंकि इनकी बस्तियां नदियों के किनारे हुआ करती थी, तो ये नदी में आके पानी पिएंगे। तो किन नदियों से इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इनके औजार मिले हैं? तो वो नदियां हैं चंबल, नर्मदा, सोन और बेतवा। इन नदियों से मध्य प्रदेश में पुरापाषाण के संबंधित उपकरण, औजार और साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनोरा से मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन, विश्व के सबसे ज्यादा प्राचीन मानव अवशेष के साक्ष्य जो है वो सीहोर के हथनोरा से प्राप्त हुए। इसका सीधा मतलब क्या है? देखो, पानी पीने आया था कोई व्यक्ति, अब वहीं पानी में डूब के मर गया, क्योंकि तैरना तो उसको आता नहीं था। अब जब वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके जो अवशेष हैं वो हमें आज जाकर मिले। और इनकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की गई है अरुण सोनकिया जी के द्वारा। और इस जो अवशेष जो हमें ये प्राप्त हुआ है, इस अवशेष को नाम दिया गया है नर्मदा मानव का, क्योंकि ये नर्मदा घाटी के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। और ये अवशेष है। इनकी खोपड़ी का आकार देख रहे हैं आप कितना बड़ा हुआ करता था। मतलब जो हमारे अंदर अब परिवर्तन आ रहे हैं, इसमें हम छोटे होते जा रहे हैं। पहले ये लोग बहुत ज्यादा हाइटेड हुआ करते थे, बहुत ज्यादा मोटे तगड़े हुआ करते थे, उनकी हड्डियां मजबूत हुआ करती थी। पर आज के लोग छोटे होते जा रहे हैं, उनकी हाइट कम होते जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो पुरापाषाण काल है, इससे संबंधित सबसे पुराने उपकरण जो है वो मिलते हैं हमें नरसिंहपुर जिले के भूतरा नामक गांव से। यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आई हैं? नहीं समझ में आई तो एक बार रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को। आगे चलते हैं, हम देखते हैं मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश से संबंधित क्या रहा। देखो, इस समय मानव ने क्या सीखा था? पशुपालन सीखा था और गुफा निवास सीखा था। तो सबसे पहले देख लिया कि गुफा निवास, इसके साथ ही साथ में हमने देखा पशुपालन। तो मध्य प्रदेश से कैसे संबंधित है? गुफा निवास के साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका जिले में, भीमबेटका में मिलते हैं, जो कि रायसेन के अंतर्गत आता है। अब इसमें है क्या? मतलब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भीमबेटका में गुफा निवास के साक्ष्य मिले, गुफा निवास के साक्ष्य मिले। क्या मिले वास्तविकता में? देखिए, ये छोटा सा आपको एक प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा होगा। इस प्रोजेक्ट में आपको दिखाया जा रहा है कि आदि मानव किस प्रकार से रहा करते थे। तो भीमबेटका में हमें क्या मिले हैं? तो वो मिले हैं शैल चित्र। मतलब जो आदि मानव थे, देखिए उनका एक आधा हिस्सा तो शिकार करने चला जाता होगा। जो बड़े वयस्क पुरुष थे वो शिकार करने चले जाते होंगे, जो घर की महिलाएं थी वो खाना बनाने में लगी रहती होंगी या फिर कुछ दूसरे कामों में लगी रहती होंगी, और जो छोटे बच्चे थे या फिर जो भी व्यक्ति घर में बोर हो रहा होता था गुफाओं के अंदर, तो वो क्या करता था? एक विशेष प्रकार की चित्रकारी करता था। जो भी उसके दिमाग में आता था वो सारी चीजें वो बनाते थे। तो ये आपको चित्रकारी दिखाई दे रही होगी। इनकी चित्रकारियों में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? तो बैल या फिर किसी प्रकार का जीव, उन्हें मारते हुए लोग,
तीर, कमान, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं आदि मानवों की चित्रकारी के अंतर्गत। और इसके सीधे सीधे साक्ष्य मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिलते हैं और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल भी करके रखा हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं पशुपालन की। तो पशुपालन से क्या मतलब है? देखिए, पशुपालन से सीधा मतलब ये है कि जो मानव है उसने जब कुत्ता पाला तो उसके साक्ष्य क्या मध्य प्रदेश से कहीं से मिलते हैं? हाँ, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के आदमगढ़ नाम की जगह से, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ नाम की जगह से साक्ष्य मिलते हैं कि मध्य प्रदेश में मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, जिसके साक्ष्य आदमगढ़ से मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों जो जगह हो गई, ये पूरा मध्य पाषाण काल से संबंधित हो जाती हैं, गुफा निवास से भी और पशुपालन से भी। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल से क्या क्या चीजें संबंधित हैं हमको ये देखना है। नव पाषाण काल ये वो समय था जिस समय में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। इसके साथ ही साथ में उसने इस समय आग का प्रयोग भी प्रारंभ कर लिया था और यहाँ पर उसने पहिए का निर्माण भी किया था। अच्छा, क्यों किया होगा इसने ये सारी चीजें? देखिए, जो मांस होता है, मांस को भूंजकर खाना था उसको, इसलिए उसने आग का प्रयोग किया। इसके अलावा जब पहिए के निर्माण की बात आते हैं तो देखिए, जब उसने कृषि की होगी, फसल बनाई होगी और फसल के बनाने के बाद बात बताइए, जब फसल हो जाएगी तो फसल को वो काय में रखेगा? कोई चीज होनी चाहिए ना जिसमें वो रख सके, और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो कैसे लेके जाएगा? तो उसने पत्थर के बड़े बड़े पहियों का निर्माण किया था, इस प्रकार के गोल गोल पहियों का निर्माण किया था उसने। इसके साथ ही साथ में उसने मृतभांड बनाए। मृतभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े, इस शेप के जो होते हैं उन्हें मृतभांड कहा जाता है। इसके अलावा क्योंकि कृषि से जो उपज प्राप्त हो रही है उस उपज को ले जाने के लिए इन पहियों का निर्माण और वहीं उस उपज को रखने के लिए मृतभांडों का निर्माण किया गया। ऐसा आपको समझ के चलना, आपको ये चीजें बिल्कुल कभी भी कंफ्यूजन नहीं करेंगी दिमाग में। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल से संबंधित तथ्य हमें कहां मिलते हैं? तो वो मिलते हैं भोपाल जिले के अंतर्गत और जबलपुर जिले के अंतर्गत। भोपाल जिले की श्यामला हिल्स पहाड़ी, मनुआ भाव टेकरी से हमें श्यामला हिल्स पहाड़ी और मनुआ भाव टेकरी से हमें नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। वहीं जबलपुर जिले की बात करते हैं तो जबलपुर जिले क्योंकि नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण इस जिले के 3 घाटों से प्रमुखतः नवपाषाण कालीन उपकरणों की प्राप्ति हुई है। ये घाट कौन कौन से हैं? तो एक है हमारा तिलवारा घाट, दूसरा है हमारा लम्हेटा घाट, और अगला है हमारा भेड़ा घाट। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में नवपाषाण कालीन स्थलों की प्राप्ति इन जगहों से हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा ताम्रपाषाण काल, ये कौन सा समय था? देखिए, जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल समाप्त हो गया और मानव ने कृषि करना शुरू कर ली, पहियों का निर्माण किया, तो उसे ना बहुत सारे तांबे के ढेर मिले। अब इन तांबों का ढेर में वो करे क्या? क्योंकि मानव का धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि बौद्धिक विकास हो रहा है और इस बौद्धिक विकास के चलते मानव ने ऊपर उठना सीखा। तो इसने क्या किया, तांबे को जैसे इसने देखा तो उसको लगा शायद इसको गर्म करेंगे तो कुछ अच्छी चीज हम इसमें बना सके, तो इसने सांचे बनाना शुरू किए और सांचे में इसने तांबे से उपकरण बनाए। उपकरणों के साथ में इसने आभूषणों का निर्माण किया और आभूषणों के साथ में इसने मृतभांडों का निर्माण किया, जो कि हमने नवपाषाण काल में देखा था। तो मृतभांड का निर्माण जो है वो मुख्यतः हमें ताम्रपाषाण काल से भी दिखाई देता है। इस प्रकार से देखिए, ये तांबे को पीट रहे हैं, यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, पिघला रहे हैं और उसके बाद इसको नीचे डाल रहे हैं। ये तांबे की भट्टी लगी हुई है। कैसे उपकरण हमें मिलते हैं? तो इस प्रकार के उपकरण हमें ताम्रपाषाण काल के मिलते हैं। इस काल में सबसे ज्यादा तांबे का प्रयोग किया गया था, इस कारण से इसका नाम ही ताम्रपाषाण काल रख दिया गया। क्लियर? चलो अब ताम्रपाषाण कालीन स्थलों की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए। नागदा, आवरा, नावदा टोली,
देखिए, पहला है नागदा, जो कि उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है, आवरा, फिर आता है कायथा। कायथा सबसे ज्यादा फेमस स्थल है जो कि ताम्रपाषाणकालीन स्थलों में जाना जाता है। फिर आता है नावदा टोली, और ये सारे जो स्थल हैं ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा तांबे की चीजें प्राप्त हुई है हमें मध्य प्रदेश में। लौह युग, जब हम लौह युग की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में लौह युग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहा है। लोहे का जो विकास है वो इस समय प्रारंभ हुआ था और मध्य प्रदेश के रीवा सतना वाले क्षेत्र से कुछ मात्रा में लोहे के अवशेष प्राप्त हुए हैं उस समय के। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रमुख कौन कौन सी नदी घाटी थी, कौन कौन से क्षेत्र थे और इनका सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था। सर्वेक्षण का क्या मतलब होता है, पहले चीज क्लियर कर लो। देखो, पुरातात्विक जो भी चीजें होती हैं उन सारी चीजों को देखने के लिए जो व्यक्ति उन पे अध्ययन करता है, उन्हें समझता है और उन्हें एक सिक्योर स्थान पे ले जाकर रखता है, उससे कहा जाता है सर्वेक्षणकर्ता। जो कि उनके पूरे तरीके से उनको देख रेख के उनकी जानकारी निकालता है, उसे ही कहा जाता है सर्वेक्षणकर्ता। तो कौन से सर्वेक्षणकर्ता ने यहाँ पे इन चीजों का सर्वेक्षण किया? पहला है नर्मदा सोन घाटी या नर्मदा घाटी क्षेत्र। सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र की। तो नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र जो है इसके सर्वेक्षण करता रहे हैं मैक क्राउन, इसके अलावा HD साकलिया। दोनों जो ये व्यक्ति हैं, इन दोनों ने नर्मदा घाटी क्षेत्र पे सर्वेक्षण किया था, देखा था कि यहाँ से कौन कौन से पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, कौन कौन से उपकरण मिल रहे हैं। चंबल नदी घाटी क्षेत्र की बात करते हैं तो इसकी जो सर्वेक्षण करता है ये है VS वाकड़कर जी। और वाकड़कर जी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस पुरातात्विक विद भी रहे हैं। नर्मदा सोन घाटी की बात करते हैं तो नर्मदा सोन घाटी के मुख्य पुरातत्वविद जो रहे हैं वो रहे हैं निसार अहमद जी। तो निसार अहमद ग्वालियर के सर्वेक्षणकर्ता की बात करते हैं तो ग्वालियर के सर्वेक्षणकर्ता जी रहे हैं हमारे बीबी लाल जी। इसके अलावा मंडला जिले के जब सर्वेक्षणकर्ता की बात करते हैं तो मंडला जिले के सर्वेक्षणकर्ता रहे हैं सुपेकर और रीवा सतना के सर्वेक्षणकर्ता रहे हैं जी शर्मा जी। देखो, ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ये आसानी से याद नहीं होगा, इसको 5-6 बार रिपीट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही ये चीजें आपको याद होंगी। पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे याद करना है, एक चीज पढ़ लो। नर्मदा नदी घाटी सबसे ज्यादा फेमस HD साकलिया। देखो, कहा जाता है ना कि नदियों के अंदर सांकल होती है। सांकल क्या है? एक पकड़ने वाला जीव होता है, ऐसा बोला जाता है, तथाकथित कहानियां है ये। पर आपको यहाँ पे याद हो जाएगा कि नर्मदा नदी के अंदर क्या है? सांकल है। तो सांकल है तो HD साकलिया याद हो जाएंगे। चंबल नदी घाटी VS वाकड़कर जी बहुत ज्यादा फेमस है, इन्होंने चंबल नदी घाटी की, आपको याद रहेगा। सोन नदी घाटी निसार अहमद। ग्वालियर के सर्वेक्षणकर्ता बीबी लाल जी। देखिए, ग्वालियर जो है ना बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्र है, इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, किसी की भी बीवी को लेकर जाओ लाल हो जाती है, मतलब पूरी रेड हो जाती है। तो इस कारण से बीबी लाल कहाँ होती है? ग्वालियर में। तो ग्वालियर के सर्वेक्षणकर्ता बीबी लाल जी। रीवा सतना के सर्वेक्षणकर्ता जी शर्मा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मंडला के सर्वेक्षणकर्ता जो है वो सुपेकर साहब जी हैं। तो आपको इतना यहां तक क्लियर रखना है, ठीक। आदि ऐतिहासिक काल 2 भागों में बटा है। पहला हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हो गई और दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो होगा वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उसके बाद हम देखते हैं हमारा वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक काल से संबंध जो है हमारा नहीं है। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे भी मध्य प्रदेश का कोई संबंध नहीं है। इस कारण से मैंने उन दोनों चीजों को यहाँ पर आपके लिए समाप्त करके छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश को पुराणों में दक्षिणापथ और रेवोत्तर के नाम से जाना गया है। दक्षिणापथ का क्या संबंध है? देखिए, दक्षिणापथ का मतलब है दक्षिण की ओर बढ़ाने वाला पथ, दक्षिण की ओर ले जाने वाला पथ दक्षिणापथ कहलाता है। और रेवोत्तर का मतलब है रेवा के उत्तर में, मतलब नर्मदा नदी के ऊपर की तरफ में जो क्षेत्र स्थित है वही रेवोत्तर है। और इन नामों से मध्य प्रदेश को पुराणों में जाना जाता था। इसके अलावा एक चीज और आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अगस्त जो महर्षि जी थे
अगस्त ऋषि जो थे, इनके ही नेतृत्व में यादवों का एक समूह आके बसा था और इन यादवों के समूह से ही आगे चलकर मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि पौराणिक काल था मध्य प्रदेश का और उसमें क्या क्या चीजें हुई। मध्य प्रदेश के पौराणिक कालखंड में हमें एक वंश का नाम मिलता है जिसका नाम है कारकेट वंश। तो एक है कारकेट वंश और इस वंश ने अपनी पुत्री का विवाह किया नागवंश से और नागवंश के राजा थे पुरकुत्स। इसके अलावा इस वंश के जो एक और राजा रहे जिनका नाम रहा राजा मुचुकुंद, जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजा रहे। इक्ष्वाकु वंश के जो राजा रहे उनका नाम था मुचुकुंद और मुचुकुंद के द्वारा मध्य प्रदेश में मंधाता की स्थापना की गई थी और ये मंधाता वही मंधाता है जिसे हम आज खंडवा के नाम से जानते हैं। कहानी में कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि इक्ष्वाकु वंश का एक राजा रहा जिसका नाम था मुचुकुंद और इस राजा ने मंधाता की स्थापना की। मंधाता को खंडवा कहा जाता है और यहाँ पर ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर याद नहीं रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक और राजा की बात आती है जिसका नाम होता है राजा सहस्त्रार्जुन या फिर कार्तिवीर्य अर्जुन या फिर सहस्त्रार्जुन। ये ऐसे राजा माने जाते हैं, कहा जाता है कि इन्होंने रावण से भी लड़ाई की थी और ये जीत गए थे और इनका क्षेत्र मध्य प्रदेश का क्षेत्र ही माना जाता है। और ये किस वंश के राजा थे? तो ये थे है वंश के राजा। मध्य प्रदेश की नगरों के पुराने नाम, मतलब मध्य प्रदेश के पुराने नगरों को आज किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अनूप देश की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है निमाड़। निमाड़ को अनूप देश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा टुंडिकेर की बात करते हैं तो टुंडिकेर जो है वो दमोह को कहा जाता है। फिर बात कर लेते हैं दशाण की, तो दशाण तो विदिशा को कहा जाता है, आपको पता होगा। अवंती, अवंती का सीधा अर्थ उज्जैनी से है या उज्जैन से है और उज्जैन को उज्जैनी भी कहा जाता था पहले और इसके अलावा इसे अच्युतगामी भी कहा जाता था। अच्युतगामी भी कहा जाता था। तेवर, तेवर जो है इसे जबालीपुरम या फिर जबलपुर के नाम से जाना जाता था, तो ये आपका जबलपुर वर्तमान का हो जाएगा। गोपगिरी, गोपगिरी को पवाया के नाम से भी जाना जाता था और इसे ही वर्तमान में ग्वालियर कहा जाता है। कारुष देश, जब कारुष देश की हम बात करते हैं तो ये है खंडवा। तो इस प्रकार से ये हो गए मध्य प्रदेश के वर्तमान के क्षेत्रों के नाम और ये है पुराने क्षेत्रों के नाम। कैसे आपको याद रखना है? देखिए, अनूप देश जो है, अनूप देश कहा जाता था निमाड़ को, बिल्कुल क्लियर रखना, अनूप देश निमाड़ को कहा जाता था। फिर टुंडिकेर की बात करते हैं, टुंडिकेर कहा जाता था दमोह को। दशाण, दशाण विदिशा को कहा जाता था। अवंती, अवंती उज्जैनी, उज्जैनी अच्युतगामी उज्जैन को कहा जाता था। तेवर, जबालीपुरम और जबलपुर, जबलपुर को कहा जाता है। पवाया और गोपालगिरी जो है वह ग्वालियर जिले को कहा जाता है। कारुष देश खंडवा जिले को कहा जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। फिर बात कर रहे हैं महाजनपद काल की। देखिए, महाजनपद काल जो है ये वो समय था जब भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ और इसके साथ ही साथ में बहुत सारे छोटे बड़े जनपदों का भी उदय हुआ, परंतु इसमें से 2 बड़े महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित थे, जिसमें से एक था अवंती महाजनपद और दूसरा था चेदी महाजनपद। तो इसका उल्लेख किसमें मिलता है? महाजनपद काल का उल्लेख भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय जैसी किताबों में मिलता है और इसमें 16 महाजनपदों की बात की गई है, जिसमें से जो सबसे ज्यादा फेमस महाजनपद था वो था मगध का महाजनपद। जब हम बात करते हैं अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद की, सबसे पहले अवंती के बारे में देखते हैं। देखो, अवंती जो है ना, ये मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र के अंतर्गत आता था।
मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। अवंती किस नदी के किनारे स्थित था? तो अवंती जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित था और जिसे पहले वेत्रावती कहा जाता था। देखिए, नदियों के जो पुराने नाम है ना, ये भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि बेतवा को ही वेत्रावती के नाम से जाना जाता था और अवंती जो है वह उज्जैन मालवा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता था और मालवा को ही अवंती भी कहा जाता था। याद रखना है, उज्जैन जिले को भी अवंती कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं इसकी राजधानी कौन कौन सी थी। तो इसकी दो राजधानी थी, एक थी उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी उज्जैनी, और दूसरी जो थी वो थी दक्षिणी अवंती की राजधानी। अब दक्षिणी अवंती की राजधानी की बात करें तो ये थी महेशमती, जिसे हम माहेशमती के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है ये मंधाता वाला क्षेत्र था, अर्थात कौन सा क्षेत्र था? खंडवा जिले का क्षेत्र था। ये हम 4-5 बार अभी बात कर चुके हैं। देखिए, यहाँ के जो राजा रहे थे, जो इस समय में अवंती महाजनपद के राजा थे, जिनका नाम था राजा चंडप्रदोत, ये जो थे ये गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन राजा माने जाते थे। बात कर लेते हैं आप चेदी महाजनपद की। देखिए, चेदी जो महाजनपद है ना, यह महाजनपद जो है वो बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके साथ ही साथ में इस महाजनपद की राजधानी थी शोत्तीवती, या फिर इसे ही शोक्तिवती के नाम से भी जाना जाता था। आगे बात करते हैं जो चेदी महाजनपद है। चेदी महाजनपद ये वही क्षेत्र था जो कि महाभारत काल में शिशुपाल का क्षेत्र माना जाता है और शिशुपाल की हत्या भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुई थी। तो यहाँ पे हमारा चेदी महाजनपद और अवंती महाजनपद दोनों के बारे में हमने चीजें कवर कर ली। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। मध्य प्रदेश की जो लोकल डायनेस्टी हुई, जो यहाँ के वंश हुए, अब हम उनके बारे में भी आगे चलकर बात करेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं? अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।